हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेन सिरप के बारे में। इसको हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में, बेनिफिट्स, इसकी क्या डोज होनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, इस सिरप का यूज किन पेशेंट को करना चाहिए और किन पेशेंट को इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर आयरन होता है 160 mg। दूसरा, इसके अंदर विटामिन B12 होता है, यानी कि साइनोकाबाल्मिन 75 mcg अवेलेबल होता है। तीसरा, इसमें विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड इसमें 0.5 mg अवेलेबल होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 ml के अंदर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 5 ml के अंदर होती है। अब वो हम बाद में बात करेंगे इसकी कितनी डोज यूज करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 3 कंपोनेंट हैं यानी कि आयरन, विटामिन B12 और विटामिन B9, ये तीनों कंपोनेंट ही मेनली इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि तीनों कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए क्या फंक्शंस करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ जांचें यानी कि डायग्नोस्टिक कराने के लिए बोला जाता है। उसमें हम जो खून की जांच भी कराते हैं यानी कि CBC कराते हैं, विटामिन B12 की जांच भी कराते हैं। तो उसमें जो ब्लड रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली सिर्फ 2 ही कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, एक तो RBCs की, दूसरा हीमोग्लोबिन की। यहाँ पर हम एक CBC की जो सैंपल रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके अंदर हम RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज में कितनी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर हम RBC की बात करें तो मेल के अंदर 4.5 से लेकर 6.30 तक होना चाहिए। दूसरा, फीमेल के लिए बात करें तो 4.2 से लेकर 5.4 तक होना चाहिए। ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर मेल के अंदर 14 से 18 के बीच होना चाहिए और फीमेल में 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर हमें इस रिपोर्ट के रिजल्ट की बात करें तो इसमें जो RBC का जो रिजल्ट है 5.01 मिलियन है, यानी कि इसकी वैल्यू बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो 15.4 ग्राम पर डेसीलीटर है, इसकी जो वैल्यू है ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। अब हम दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं। यहाँ पर हम RBC की बात करें तो देखिए इसकी रेंज 550 से लेकर 850 के बीच होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो रिजल्ट है उसका 443 है, यानी कि ये थोड़ा कम है। और दूसरे हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर 9.7 है, इसकी रेंज होनी चाहिए 10 से 18 के बीच होनी चाहिए, यानी कि इस पेशेंट के अंदर RBC और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। हम आगे जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर यदि RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि RBC और हीमोग्लोबिन का वर्क हमारी बॉडी के लिए क्या है। देखिए फ्रेंड, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम होता है वो RBCs और हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। इससे क्लियर है कि यदि हमारी बॉडी के अंदर दोनों कंटेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इनकी कमी होने पर वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस टाइम शरीर के अंदर अनीमिया देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे शरीर में RBCs होती है उसकी अमाउंट बिल्कुल कम हो जाती है, और जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यूज तक नहीं कर पाती, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन कई बार सीवियर तक हो जाती है, इसमें कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और बहुत सारी बीमारी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनीमिया के कुछ सिम्टम्स की। देखिए फ्रेंड, जब भी हमारे शरीर में अनीमिया होता है तो उस टाइम बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, जो सांस होगा वो बहुत छोटे हो जाएंगे, शॉर्टनेस होगी उसके अंदर। डाइजेशन में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो स्टूल का होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा, मसल्स पेन होने लगेगा, जो हार्ट बीट होती है उसकी रिदम चेंज हो जाएगी, और जो स्प्लीन है वो थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज होगा। स्किन है वो थोड़ा येलोइश नज़र आएगी, उसमें थोड़ा सा आपको ग्लो भी कम आएगा, बहुत ही डार्कनेस नज़र आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने पर, विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होने पर कौन कौन से डिजीज़ या फिर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेक्सोरेन सिरप के कुछ फ़ायदे के बारे में। देखिए फ्रेंड, जब भी हमारे शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम डेक्सोरेन सिरप का यूज़ करने से हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन के लेवल को भी इंक्रीज कर देती है। यदि हमें भूख कम लगती है फिर नहीं लगती, उसमें डेक्सोरेन सिरप का यूज़ करने से भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। उसके बाद में हम बात करें विटामिन B12 के लेवल को इंक्रीज करती है। यदि हमारी बॉडी के अंदर और भी किसी तरह की यदि थकावट है, वीकनेस है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए फ्रेंड, इसकी जो अडल्ट डोज होती है 1 टेबलस्पून 2 टाइम, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ आफ्टर खाने के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम चाइल्ड डोज या फिर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग वैसे ही उनको यूज करना चाहिए। वैसे तो ये सिर्फ काफ़ी सेफ मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप इसका जो यूज है अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही डोज लें। आप कभी भी इसको ओवरडोज ना करें, क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो
अगर ओवरडोज लेते हैं तो काफ़ी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, इसलिए डॉक्टर आपको जो डोज एडवाइस करते हैं उसी डोज को आप फॉलो करें। अब हम जान लेते हैं कि इस सिरप का यूज किन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जिन पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर वो कोई अदर सप्लीमेंट लेते हैं, या फिर उनको कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई उनको अदर ड्रग इंट्रैक्शंस है, इन सभी केसेस के अंदर उनको इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की डेक्सोरेंस सिरप के बारे में और काफ़ी कुछ जानकारी हमने जानने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, आई होप